बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, चैप्टर नंबर 3, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को किया था एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, लेकिन जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऑर्डिनरी एनुटी की बात की थी, यहाँ पे एनुटी ड्यू की बात हो रही है बस। ठीक है, सेम एज प्रॉब्लम नंबर 4 above, except that you deposit a certain amount at the beginning of the each of 10 next 10 years. Now how much will you have to save each year? यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 4 की तरह, ठीक है, लेकिन जस्ट जो फार्मूला अप्लाई होना ना यहाँ पे, ठीक है, वो एनुटी ड्यू वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ऑर्डिनरी एनुटी वाला नहीं होगा। यानी कि जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसी में हम 1 प्लस आई की एडिशन कर दें, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है। ठीक है जी, देख लेते हैं इसमें कितना जो है वो फ़र्क पड़ता है। लाइक दिस मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ठीक है, लाइक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपका, ठीक है, लेकिन जस्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 प्लस आई की एडिशन कर देनी, वो आपका एनुटी ड्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ इस सारी चीज़ों को हम कॉपी कर सकते हैं क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन सर उसने कहा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये बिगिनिंग ऑफ द ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी। ना ना, बिगिनिंग वैल्यू से 50,000। मुराद, बिगिनिंग वैल्यू से मुराद ये है कि ये एनुटी ड्यू का फॉर्मूला, ठीक है, बाकी सारा केस वही है। केस आपके सामने क्या था कि आपको जो है वो फ्यूचर वैल्यू एनुटी उसने दी हुई है, ठीक है, 50,000। देख दोबारा से पढ़ ले बेशक आप, क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू हैव 50,000, आपको 10 साल के बाद 50,000 चाहिए, ठीक है, 10 साल के बाद चाहिए ना 50,000 रुपया। तो आप जो है अब यू हैव डिसाइडेड टू सेव अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपने अब कितनी अमाउंट जो है वो सेव करनी है, डिपॉजिट करवानी है हर साल के एंड पे, ठीक है, ताकि आपको 10 साल के बाद 50,000 की वैल्यू मिल सके। तो हमें फ्यूचर वैल्यू को हासिल करने के लिए हमें कितनी अमाउंट हर साल जमा करवानी है 10 साल तक के लिए, तो वो हमें अमाउंट चाहिए थी, वो हमें किस्त चाहिए जो हम हर साल के एंड पे जमा करवाएं और 10 साल बाद जो है हम 50,000 की वैल्यू को हासिल कर पाएँ। अब यहाँ पे केस सिर्फ जो है वो ये है कि हमने इस केस में हमने 10 साल के एंड पे, हर साल के एंड पे अमाउंट जमा करवानी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेम द केस अब, सारा का सारा केस वही है, लेकिन अमाउंट हमने जो है वो हर साल के एंड पे नहीं जमा करवानी बल्कि हर साल के शुरू में जमा करवानी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो हमें इसमें यहाँ पे दी ही नहीं गई ना, ठीक है, हमने तो मतलब जो है आर फाइंड आउट करना है, हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू एनुटी में दी हुई है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है, आर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू को उसने पूछा ही नहीं है, ठीक है, हमें उसने पूछा वो किस्त पूछी, वो आर पूछा उसने, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का तो उसने जिक्र ही नहीं किया कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला भी नहीं लगेगा। जब उसने जिक्र नहीं किया कि हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो हम उसका फार्मूला भी अप्लाई नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सेम हमारे पास क्वेश्चन 4 है, ठीक है, उसी को हम अप्लाई करेंगे और जस्ट हमारी एडिशन क्या होगी, ये सारा का सारा एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक कर लो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे सामने आपको कर देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी, फॉर्मूले में जस्ट चेंज क्या आनी है, यहाँ पे आपको पता है अगर हम ड्यू का फॉर्मूला लगाते हैं तो ड्यू में हमारे पास जस्ट चेंज क्या आती है, हम यहाँ पे 1 प्लस आई को लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में बस ये चेंज आएगी, ठीक है, तो 1 प्लस आई हमारे पास क्या 8% है, ठीक है जी, उसी तरह बाकी वैल्यूज पुट कर लें, 1 प्लस 8% को अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये कितना बन जाता है 0.08, राइट। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 50,000 इज इक्वल टू आर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके कितना बनता है, बोले एक स्टेप ये भी कर लेते हैं, 4.487, तो ये बन जाएगा आपके पास
1.08 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें और बाकी सारा हमने वैसे प्रोसीजर करना है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताएं आंसर कितना आता है। 14.487 को मल्टीप्लाई करें 1.08 के साथ, आपके पास आंसर जो है वो 15.645 आया इसका। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय डिवाइड कर 15.6451 15.645, ये हमारे पास आर आ जाएगा। अब निकाले जरा कितना आंसर आता है इसका जी। 3196 3196 नियरेस्ट डॉलर पे। ठीक है, 3196 नियरेस्ट डॉलर आपके पास आ जाता है, यानी कि 3196। ठीक है, तो ये आर हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऑर्डिनरी एन्युटी से किया था, तो हमें किस्त जो जमा करवानी पड़ रही थी 50,000 को हासिल करने के लिए, जो हमें 10 किस्तें जमा करवानी थी, उसमें से एक किस्त हमारी बनती थी 3,451 की। अगर यही हम जो है वो एन्युटी ड्यू के वाले से करें तो फिर हमें जो है आप देख सकते हैं हमें कम पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम एन्युटी ड्यू वाली स्कीम लेते हैं तो फिर हमें 50,000 को हासिल करने के लिए जो 10 किस्तें जमा करवानी पड़ेंगी, वो एक किस्त आपकी जो है 3,196 है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 50,000 हासिल करने के लिए आपके लिए कौन सी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, फ्यूचर में ऑर्डिनरी एन्युटी बेहतर रहेगी या फिर एन्युटी ड्यू बेहतर रहेगी किस्तों के हवाले से। जी, कौन सी बेहतर रहेगी, ये वाली बेहतर रहेगी या ये वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको किस्त ज़्यादा जमा करवानी पड़ेगी। डेफिनेटली ड्यू एनुटी वाली। ड्यू। एन्युटी ड्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको 50,000 हासिल करने के लिए जो किस्त जमा कर 10 किस्तें जमा करवानी पड़ी है, वो एक किस्त आपकी 3,196 की, यानी कि किस्त कम जमा करवानी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको किस्त जमा करवानी पड़ रही है वो 3,451 की किस्त है, वो जो किस्त ज़्यादा है। ठीक है, मिलने आपको दोनों केस में 50,000 ही है 8% पे। ठीक है, तो क्यों ना एन्युटी ड्यू में अप्लाई किया जाए और हमें जो है वो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। यहाँ पे ऑर्डिनरी वाला फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ पे और आपकी एन्युटी ड्यू वाला फार्मूला लगाया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपकी बुक में अवेलेबल है सारे के सारे फार्मूलाज। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एन्युटी के फार्मूलाज अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया वो ये वाला फार्मूला था, फ्यूचर वाले ऑर्डिनरी एन्युटी वाला, ये वाला अप्लाई किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया वो एन्युटी ड्यू वाला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है जी, इस फार्मूले के ज़रिए से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो पूछ लें, नेक्स्ट, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर काइंडली ये जो 6 वाला है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 6 तक हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, यू हैव बीन ऑफर्ड अ नोट विद 4 years टू मैच्योरिटी। ठीक है, आपको नोट ऑफर किया गया जिसकी 4 साल की मैच्योरिटी है। ठीक है, और विच विल पे 3,000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 4 years, और जो कि आपको हर साल जो है वो 3,000 पे करेगा आखिर में। ठीक है, 4 सालों के लिए, यानी कि आने वाले जो 4 साल है ना, हर साल के एंड पे आपको 3,000 रुपया वो देगा। आपको एक ऐसा नोट ऑफर किया गया है जो आने वाले 4 सालों में हर साल आपको 3,000 अदा करेगा। द प्राइस ऑफ नोट इज टू यू इज 10,200। ये नोट जो आपको मिल रहा है ना, ये 10,200 का है। ठीक है जी, बेसिकली ये नोट जो बेसिकली होते हैं ना, ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप 10,200 का ये नोट खरीदेंगे और इसके बदले में आपको जो है हर साल जो है वो 4 सालों के लिए 3,000 मिल रहा है। यानी कि अगर आप देखना चाहें कि 3,000 अगर आपको 4 साल तक के लिए मिलता है तो ये कितना टोटल बन जाता है, 3,000 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से, ये 12,000 मिलता है आपको। ठीक है, 4 सालों में 12,000 मिल रहा है, लेकिन अभी आपको कितना देना पड़ रहा है, 10,200, यानी कि 10,200 देकर आपको आने वाले 4 सालों में 12,000 मिलता है। ठीक है, तो इसमें सूद की अमाउंट कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं 1800 जो है तकरीबन जो वो सूद की अमाउंट बन जाती है। बहरहाल ये इसका केस है। और व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट यू विल रिसीव। ठीक है, कहता आप किस इंटरेस्ट रेट पे ये रिसीव कर रहे हैं, मतलब जो 10,200 आपने इन्वेस्ट किया और बदले में आपको जो है वो 3,000 4 साल के लिए मिल रहा है, हर साल 3,000 मिल रहा है एंड पे। ठीक है, तो कौन सा एनुअल इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर आपको जो है ये 3,000 मिल रहा है, वो इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहले केस में भी हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करने की, क्वेश्चन नंबर जो 6 था वहाँ भी हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी सिंपल वही केस है
इसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है, जैसे हमारे पास 6 क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल थी 10,000, यहाँ पे आपके पास 10,200 है, ठीक है। आपके पास जो आर अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, आर अवेलेबल है, ठीक है, आर आपके पास कितना है 3,000 है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो फाइंड आउट आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट रेट भी फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आपके पास जो अवेलेबल हो क्वेश्चन में उसको आप लिख लें। अच्छा, गिवन हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एनुटी जो है हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो कि 10,200, क्योंकि 10,000 इसको हम प्रेजेंट वैल्यू एनुटी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी जो है इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 10,200 हम देकर फ्यूचर में हमने कुछ इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करनी है 3-3 हज़ार की, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एनुटी कह रहे हैं। एनुटी तो वही होती है ना जिसके बदले में आपको सीरीज ऑफ पेमेंट्स रिसीव होनी हो या आपने पे करनी हो, ठीक है, उसको हम एनुटी कहते हैं। तो एनुटी हमारे पास जो है स्टार्टिंग प्रेजेंट वैल्यू एनुटी जो हमने इन्वेस्ट करनी है वो 10,200 की है, और इसके बदले में हमें जो आर किस्त मिलनी है अगले 4 सालों के लिए वो 3,000 मिलनी है। एन जो है हमारे पास कितने दिए हुए 4 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 4 पीरियड्स कह सकते हैं आपने। और हमने क्या फाइंड क्या करना है, हमने आई फाइंड करना है, ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फैक्टर भी हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का, उसमें साथ में आई हो जाएगा, आई और एन, ठीक है। आई से मुराद इंटरेस्ट है, एन से मुराद आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू एनुटी हमें दी गई है 10,200, आर भी में क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,000, और हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 10,200 को डिवाइड कर दें हम 3,000 पे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, आई एन, ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितनी बन जाती, कितनी निकाली है आप लोग, 3.4 निकाली थी, 3.4 आ जाती, ठीक है जी। अब ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर आ गया, जिसमें आई हमें मालूम नहीं है, आर हमें मालूम है और एन भी मालूम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, ठीक है, और इस इन 3.4 को ढूंढेंगे कहाँ पे टेबल में, ठीक है, ये इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर कहाँ पे, और एन देखेंगे और ये आंसर देखेंगे, ठीक है। उसके ज़रिए से हम आई को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आई कहाँ पे है, ठीक है। तो टेबल में देख लेते हैं, ये देखिए जी, आपको टेबल आपको बुक के पीछे से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी के टेबल में जाना है, और अब हमारे पास जो है वो पीरियड 4 है, यानी कि एन हमारे पास 4 है, ये पीरियड्स एन ये दिए हुए ना, ये इनको हम पीरियड कहते हैं, ये एन है हमारे पास, और ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर हमें पता हुआ जो सारे का मिला के आता है। पीरियड 4 है और आंसर हमारे पास 3.4 आया था। 3.4 हमारे पास कहाँ बनता है, ये 3.5 आ गया, ये 3.465 आ गया, और ये हमारे पास जो है वो 3.3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ये हमारा फॉल करता है उसमें, ठीक है, 3.4 इसमें जो है फॉल करेगा, ये 7% हमारा आंसर आता है, ठीक है। बाज़ अगर बच्चे गलती करते हैं वो इसमें ले जाते हैं। अब ये बेसिकली है आपके पास 3.465 तक, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है वो 3.4 तक हमने लेना है, तो इसमें ये वाला फॉल करेगा, इसको देखना है हमने, ठीक है, इसको नहीं देखना ज़्यादा वाले को, तो हमने इसको देखना है, इसमें फॉल करेगा, तो ये 7% हमारे पास आता है, ठीक है। तो 7% जो है वो हमारा इसका आंसर होगा। सिंपल इसको जाके हम जो है वो टेबल में टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर हम टेबल में देखें, सर ये कैसे पता चला कि इसको ऑर्डिनरी एनुटी के टेबल में देखना है? देखें आपको उसने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, तो फिर
कैसे पता लगा आपका ऑर्डिनरी क्या एनुटी ड्यू है? ये हमारे क्लू काफ़ी नहीं है कि उसने ईच ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द 4 ईयर लिख दिया है। तो जब एंड की बात की जा रही है, ठीक है, तो एंड वाला केस कौन सा होता है? ऑर्डिनरी होता है या एनुटी ड्यू होता है? ठीक है, इज इट क्लियर? एंड वाला जो केस होता है जब एंड पे हमें पेमेंट मिल रही हो या हम दे रहे हो, ठीक है, तो आपका ऑर्डिनरी वाला केस होता है। अगर वो कह देता है क्वेश्चन में कि जी एंड पे नहीं बल्कि हम बिगिनिंग में पेमेंट ले रहे हैं या पेमेंट दे रहे हैं, बिगिनिंग की बात कर देता तो फिर वो एनुटी ड्यू वाला लगना था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये एंड की बात उसने करनी है। क्लियर होगी बात? टेबल में हमने देखा, ठीक है, कि एन हमारा जहाँ 4 था, ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर ये हमारा इंटरेस्ट फैक्टर था, ठीक है, इसका आंसर था 3.4 को देखा हमने, और एन को देखा तो हमारा जो आई है वो कितना बन गया जी? आई हमारा बन जाता है इसमें ऑलमोस्ट 7%। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं जी। स्टूडेंट्स आफ्टर 7 क्वेश्चन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? सेल्स ऑफ P.J. Kramer कंपनी वर 5 लाख दिस ईयर, $5 लाख दिस ईयर। जो P.J. Kramer कंपनी की सेल जो इस साल है वो $5 लाख है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड रेट। ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रो करेंगे कंपाउंड रेट पर 20% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। ठीक है, अगले 6 सालों के लिए। व्हाट विल बी द सेल्स फिगर एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 ईयर? अच्छा, अब वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो हर साल जो है वो 20% ग्रो करेंगे। ठीक है, तो हर साल अगर 20% की सेल में ग्रोथ आती है, ठीक है, तो 6 साल बाद जो उनकी सेल्स है वो कितनी हो जाएंगी, बस हमने ये उनको बताना है। तो मेरे नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल बात है। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात ये है, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपकी एक पहले साल 100 रुपये सेल है, ठीक है, तो 20% अगर इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब अगले साल आपकी सेल कितनी? 120 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर उससे अगले साल क्या होगी? 120 का 20% ले लें आप, ठीक है, वो उसमें ऐड अप कर लें। ठीक है, तो इसी तरह हर साल हमने सेल जितनी पिछली सेल होगी उसका 20% उसमें ऐड करते जाना है, और फिर उससे अगले साल जितनी उससे पिछले साल सेल होगी उसमें 20% ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 6 साल की सेल उसको निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले उसने क्रैमर कंपनी की जो सेल दिस ईयर है वो 5 लाख, ठीक है, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 20% जो है नेक्स्ट 6 ईयर्स तक ग्रो करेगी हमारी सेल, यानी कि हर साल हमारी सेल में 20% इजाफा होगा। ठीक है, तो सेल्स फिगर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स जो है वो ईच ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स मुराद के हर साल के एंड पे पूछ रहा है वो कि 6 साल तक हर साल ईच ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स का मतलब क्या है कि अगले आने वाले जो 6 साल है ना, हर साल के एंड पे सेल बतानी है ईच ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स। ठीक है, तो उसको हम बता देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। सब क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें ईयर्स लिखने पड़ेंगे, 6 ईयर्स है। ठीक है, और हमारे पास जो सेल्स फिगर है वो बता देंगे हम। ठीक है, और आने वाले सालों में जो हमारी अमाउंट बनती है, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। पहला साल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। ठीक है, 6 साल तक हमने उसको बताना है कि हमारी सेल्स जो है वो कितनी रही है। 20% इजाफा करना है, तो 20% इजाफा करके हम देखते हैं हमारी सेल पहले साल अब जो है वो कितना इजाफा, उसमें अब 6 लाख है ना, आपके 5 लाख बल्कि उसमें है इजाफा करेंगे अब 20%। ठीक है, 5 लाख में 20% इजाफा करें तो ये ऑलमोस्ट जो है उसका 1 लाख बन जाता है, तो ये 6 लाख बन जाएगी। किस तरह 6 लाख बनती है? देखें, 5 लाख सेल है ना आपकी, तो अगर इसमें मैंने 20% इजाफा करना है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1+, ठीक है, 1+20%। ठीक है, 1+20% लिख सकता हूँ ना, कि एक तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, दूसरा 20% से हो जाए। और अगर इस 20% को मैं मिटा के लिखना चाहूँ 0.20 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं इकट्ठा लिखना चाहूँ फिर ये इकट्ठा कितना बन जाएगा? 1.20। ठीक है, तो 1.20 मेरे पास एक फैक्टर बन जाएगा। अगर इससे मैं बार बार मल्टीप्लाई करता रहूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो फिगर आती जाएगी।
6 लाख बन गई। ठीक है, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस डायरेक्टली भी करना है। देखें 5 लाख है ना, इसमें मैंने 20% का इजाफा करना, ऐसे ही है ना। तो एक तो 5 लाख तो रहेगा, ठीक है, साथ में आप इसमें 20% का इजाफा कर लें, यानी कि 20% जो इसमें जमा ही करना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लें 20% के साथ, ऐसे ही है। तो अब 20% के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको छोड़ दें आप, 5 लाख में आपने 20% इजाफा करना, ठीक है, 5 लाख में आप 5 लाख का 20% ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 20% कितना बनता है 5 लाख का, 1 लाख बनता है। जी सर 1 लाख ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया, सर 1 लाख 6 लाख बन गया, 6 लाख बन गया। ठीक है, तो इसको ये कॉन्सेप्ट है सारा का सारा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 लाख है आपके पास, जैसे हम वो फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं 1+i का, ठीक है। अब यहाँ पे वो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट होता था, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह भी 1+ वो कर सकते हैं इसका ग्रोथ रेट 1+20%, 1+20% भी तो कर ही सकते हैं, क्या ख्याल है। 5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख आ जाएगा। अब मेरी बात तवज्जो से सुने, ये देखिए ये वही केस नहीं बन रहा, 5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अलजबरा में, फिर 5 यस सर, ये वापस फॉर्मूले के अंदर जा रहे हैं। 5 लाख को फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही चीज नहीं बन जाएगी जो मैंने यहाँ लिखी है। जी सर। जी सर। ठीक है ना, तो ये 20% आ गया, ठीक है। उसके बाद वही केस है 5 लाख, ठीक है, और ये इसका फिर कितना आ गया 1 लाख आ गया, फिर 6 लाख आंसर आ गया। अगर ये जो 1.20% है, 1.20% को अगर ये 20% खत्म करें तो ये 0.20 आ जाएगा, क्लियर है। तो 0.20 को अगर मैं 0.20 को अगर मैं 1 में ऐड कर दूं तो ये 1.20 नहीं बन जाएगा। जैसा कि ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये जो फैक्टर है हमारे पास 1+20%, 20% का जो फैक्टर है, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं आगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1+20% को अगर मैं ख़त्म करूं तो ये 0.20 बन जाएगा, ठीक है। अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं ये 1.20 नहीं बन जाएगा। इस पे किसी को कोई इतराज? नो सर। नो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 1+20% की जगह 1.2 लिख दूं तो कोई इतराज है? नहीं सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें 20% की ग्रोथ की नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बजाय इसके कि बार बार ये काम करूँ 1+20%, ठीक है, तो मैं 1.20 लिख देता हूँ सबके साथ, ठीक है। तो 1.20 अगर मैं लिख दूंगा तो इसका मतलब जो है इसमें 20% इजाफा हो रहा है। देखें किसी भी चीज़ में आपने इजाफा करना है, ठीक है, 20% का इजाफा करना है, उसको हम 1.20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपने 30% का इजाफा करना है, ओरिजिनल अमाउंट को 1.30 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। किसी चीज़ में आपने जो है वो 50% का इजाफा करना है तो उसको हम 1.50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी बिहाइंड ये लॉजिक होती है, ठीक है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं 500 को 5 लाख को अलग लिखें, फिर प्लस करें उसमें 5 लाख का 20%, फिर यहाँ पे लिखें, तो आप वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लें, ठीक है। वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लें, इस तरह से आपको समझ आती है इस तरह से कर लें, इस तरह से हमारे लिए। सर 1.20 कैसे आएगा, 1.2 नहीं आएगा? 1.2 के आगे अगर हम 0 लगा दें तो 1.20 बन जाएगा ना, ये 1.20 बन जाएगा ना। वो कोई जीरो की कोई इतनी मतलब हैसियत नहीं यहाँ पे, ठीक है। 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, 1.20 से मल्टीप्लाई करके देख लें तब भी आपका वही आंसर आएगा। सारी बात समझ, फिर जीरो आपने ना एक जीरो लगा दें, जीरो लगा दें, जीरो लगा के कर लें आप। सर यहाँ पे नहीं मिड में देखें आप, सर आपने 50,000 लिख दिया है सर। 20% 0.2 होता है, तो आपने मतलब कि 1.2 क्यों किया? 1 ऐड किया ना, उसमें 1 भी ऐड होना है ना।
देखिए 20% का आंसर तो 0.20 लिख दिया ना ये, ठीक है, इसमें 1 ऐड करें, क्या ख्याल है? ये क्यों ऐड करना सर? उसने तो कितने- सवाल में कहा सर सिंपली ऐड करें। सर मेरी सिंपली बात भी अगर हम सुनिए। कैलकुलेटर के ऊपर 5 लाख में प्लस करें 20 और परसेंट उसका ये देखिए, लगा के ऐड ये करें तो ये बनता है। वो भी यही बनता है। जी सर, आप इस तरह कर लें, उसके आपको इक्वल। उस पे उस तरह नहीं समझ आती, आप उस तरह ना करें, ठीक है? मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, ठीक है? कि अगर आपको किसी चीज़ का 20% उसमें ऐड करना है ना, किसी भी अमाउंट में उसका 20% ऐड करना है, तो आप सिंपल 1.20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। जी पूछें, हाँ जी पूछें, आप पूछें। सर ये 50,000 को 5 लाख कर लें। 50,000 को 5 लाख कर लें। 50,000 किधर है वैसे? सर ढूंढने जरा। बता दें यार, जल्दी बता दें। सर ये मिड में ही है, आपके हाथ पे जहाँ ही के है। आपका माउस है इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड